दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मानव नेत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलते हैं इसकी रचना के बारे में एग्जाम की दृष्टि से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए इसकी रचना के बारे में बात करते हैं। ये जो मानव नेत्र होता है ये गोले का आकार का होता है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, डायग्राम में देख रहे हैं। और इसकी रचना में बातें करते हैं। ये जो मानव नेत्र का जो बाहरी सतह होती है यह श्वेत रंग की अपारदर्शी होती है, और इस श्वेत रंग की अपारदर्शी जो बाहरी सतह होती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस गोले का बाहरी भाग, सामने वाला भाग जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। यहां से देखिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और इसे हम कहते हैं कार्निया। और कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक, और आइरिस के ठीक पीछे एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये जो आपका गैप है, जो छिद्र आपका, यह आपका पुतली या नेत्र तारा कहते हैं इसे। और पुतली की एक विशेषता होती है कि प्रकाश की अधिकता में यह अपने आप छोटी, और अंधकार जब होता है तो यह अपने आप बड़ी होती है। ठीक है, और इस पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, और नेत्र लेंस होता है कई परतों से मिलकर बना होता है, और इसका अपवर्तनांक घटता बढ़ता है। ठीक, और जो नेत्र लेंस होता है यह मांसपेशियों के ठीक, ये देखिए जो आपकी मांसपेशियां हैं, और इस मांसपेशियों के ठीक बीच में होता है। और नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक, मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा कि इसका जो अपवर्तनांक है घटता बढ़ता है, और इस जो माध्य अपवर्तनांक लगभग है नेत्र लेंस का, माध्य अपवर्तनांक नेत्र लेंस का लगभग 1.44 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, ठीक, तो उसमें पूछ दिया कि नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप सीधी सी बात लिख देंगे 1.44। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक नमकीन स्वाद का द्रव होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। और इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 लगभग होता है। इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक, अब बात आती है कांच द्रव की। लेंस के पीछे भी एक द्रव होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं, और इस कांच द्रव का भी अपवर्तनांक 1.336 होता है। कांच द्रव का, नेत्र लेंस के कांच, मानव नेत्र का जो कांच द्रव होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है भाई, 1.336। अब बात करते हैं दृढ़ पटल के नीचे वाली दृढ़ पटल की एक नीचे झिल्ली होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। ठीक, और मानव नेत्र के सबसे निचले भाग की अगर बात करें तो सबसे निचले भाग में आपका रेटिना होता है, और रेटिना पे किसी वस्तु का, जैसे हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका ठीक सीधा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब आपका रेटिना पे जाकर बनता है। और यह रेटिना जो प्रतिबिंब का रंग, आकार, रूप जैसा होता है वह प्रकाश शिरा के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, कैसा, उल्टा। और उसका ये जो रेटिना का कार्य क्या है कि जो जैसा प्रतिबिंब का रूप, आकार, रंग है, जैसा है, व्यवस्थित करके मस्तिष्क, प्रकाश शिरा के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से आपका मानव नेत्र का जो स्ट्रक्चर है आपका फिनिश हुआ। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, या आंखों से कैसे देखते हैं, कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेत्र से देखना, नेत्र से देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप जानकारी रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी वस्तु से, कोई यहां पे सामने वस्तु रखी गई, ठीक है, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब आपका कार्निया से होकर नेत्र तारा से होते हुए आपका लेंस से गुजरकर
और कांच द्रव को क्रॉस करते हुए जब इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे आपका रेटिना पे बनता है तो रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क तक प्रकाशशिला के माध्यम से पहुंचता है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। कभी कभी क्या 2 साल के अंतराल पे हमेशा पूछता रहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। चलिए तो बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता की। और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे इस समय क्वेश्चंस आते होंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती है। सीधी सी बात, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब नेत्र अनंत पर किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। तो उस दौरान मैंने कहा कि जब नेत्र अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो उस दौरान जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। एक बात और आप लोग जान जाइएगा कि मानव नेत्र में यह आपका लेंस हो गया और यह आपका रेटिना, ठीक। लेंस और रेटिना के बीच में जो फोकस दूरी होती है वह आपकी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जब वस्तु नेत्र लेंस अनंत पे रहती है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो उस दौरान यह फोकस दूरी अधिकतम होती है, ठीक। और एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गया कि जो लेंस होता है, मानव नेत्र का जो लेंस होता है, यह अपनी फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता अनुसार घटा सकता है और बढ़ा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या कहा कि यह जो मानव नेत्र का लेंस होता है यह फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। और उस दौरान जिस दौरान नेत्र आपकी अनंत पे रखी वस्तु को देखता है उस दौरान आपकी जो मांसपेशियां होती है, यहाँ पे यही आपकी मांसपेशियां थी। मानव नेत्र के फिगर मैंने आपको बताया था कि ये आपकी मांसपेशियां जिसके बीच में आपका लेंस रखा होता है, यह आपकी मांसपेशियां, उस दौरान आपकी मांसपेशियां ढीली रहती हैं, ठीक। और यदि जब वस्तु आपकी अनंत पे नहीं हो, कहीं निकट हो, ठीक, तो जब निकट होता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। उस दौरान जो लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह कम होती है, कहने का मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है और उसका प्रतिबिंब आपका रेटिना पे ही बनता है। जैसा भी बनता है आप जानते हैं कैसा बनता है। तो कहने का मतलब कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मैंने क्या कहा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अपने घटाने और बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, छोटी सी बात है और बहुत बड़ी भी बात है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं। दृष्टि दोष आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, और एक आपका निकट दृष्टि दोष।
और आपका थर्ड जरा दृष्टि, क्या है भाई, जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, आप भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बालक कि इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बालक कि इसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अपने चश्मे में उत्तल लेंस, निवारण करने के लिए क्या होगा, इसमें चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, चाहे दूर दृष्टि दोष पूछे चाहे नजदीक दृष्टि दोष पूछे और उसमें पूछेगा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो सिंपल सी बात आप लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब जरा दूर दृष्टिता क्या होता है बालक, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते रहते हैं, ठीक है, आपके नेत्र की समंजन क्षमता वो घटती रहती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास की वस्तुओं को देखने में बहुत कठिनाई होती है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपके अगल बगल में बुजुर्ग होंगे, आपके परिवार में ही होंगे, तो ऐसे लोगों को नजदीक की वस्तुओं देखने में बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक, और इसी दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी नेत्र के लिए अगर आपका अस्वस्थ नेत्र है तो उसका जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु क्या होता है भाई, अनंत होता है। ठीक, और निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए ऐसा होता है। बाय द वे ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, सॉरी ये टॉपिक आपकी फिनिश हो गई। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, बाय बाय।